हेलो हाय नमस्कार। मैं अजीत, आप सबका अजीत मैथ्स में स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। सीधे हम लोग टॉपिक पर चलते हैं। क्या क्या चीजें पढ़े हैं उसको एक बार रिवाइज करेंगे, फिर आगे की चीजें क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है ना। जैसे कि हमने आप लोग को बता दूं कि पहले हमने सेट्स आपको पढ़ाया था। सेट यानी समुच्चय। अगर मैं बोलूं कि एक समुच्चय मैं तैयार करता हूं, ठीक है ना, जिसके एलिमेंट्स क्या होंगे, अंग्रेजी वर्णमाला के वोवेल्स होंगे, तो आप कहोगे कि सर ले लीजिए ए ई आई ओ यू। ये जो ए ई आई ओ यू है, इन सब को हम लोग बोलते हैं क्या, ये सब जो होंगे ये इस सेट ए का क्या होंगे, सेट ए का अवयव होंगे, अवयव होगा। ठीक है ना। और इसको प्रदर्शित करने का एक रूल्स है। अगर मैं कहूं कि सेट ए जो है, ए जो है सेट ए का क्या है, अवयव है, तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं कि ए बिलोंग्स टू सेट ए। यानी यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, ए बिलोंग्स टू सेट ए। यानी इस पूरे तरीके को हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इसको पूरे को इस प्रकार पढ़ेंगे, ए बिलोंग्स टू सेट ए। यानी जो ए है सेट ए से क्या कर रहा है, बिलोंग्स कर रहा है। या मान लो ई बिलोंग्स टू सेट ए पढ़ सकते हैं। क्या पढ़ेंगे, ई बिलोंग्स टू सेट ए। या ये भी पढ़ सकते हैं, ई एलिमेंट्स एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। या हिंदी में बात करूं तो पढ़ेंगे ई समुच्चय समुच्चय ए का अवयव है। समुच्चय ए का क्या है, अवयव है। अगर मान लो कि ये दिखाना है कि कोई एलिमेंट्स इस सेट का नहीं है, तब क्या करेंगे। जैसे कि मैं कहूं कि इसमें यस नहीं है, इस सेट में यस नहीं है, तो हम लिखेंगे यस नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। यस नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। जैसे कि मैं डिस्कशन इसके बारे में कर दूं, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ने वाले हैं इसको एस इज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है ना। जब किसी कोई भी अवयव उस सेट का एलिमेंट्स नहीं होगा तो हम लोग इस प्रकार लिखते हैं। ठीक है ना। इतना चीजें आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जैसे कि मैं बोलूं कि एक यस नाम का सेट बनाता हूं और मैं बोलूं कि उसमें नंबर से लिखते हैं 1 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर एक चीज देखने को लिए मिल रहा है कि 1 2 बार आ रहा है। तो सीधे सीधे कहने का मतलब ये है कि जो 1 2 बार आ रहा है, इस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट्स रिपीट नहीं करना चाहिए, यानी 2 बार नहीं होना चाहिए। यहाँ पर लिखता हूं समुच्चय में अवयव दोहराना नहीं चाहिए, दोहराना नहीं चाहिए। ठीक है ना। यानी इसमें एक ही एलिमेंट, सेम एलिमेंट्स 2 बार नहीं आना चाहिए। ठीक है ना। अगर 2 बार कहीं दिख रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, एक ही बार उसको लिखेंगे। ठीक है ना। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। समुच्चय का जो हम लोग कल निरूपण पढ़े थे, कल पढ़े थे समुच्चय का निरूपण, समुच्चय का निरूपण यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। हमने ये बताया था कि इसको 2 तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है ना। 2 तरीके से क्या किया जाएगा, रिप्रेजेंट किया जाएगा। पहला जो फॉर्मेट होगा वो होगा क्या, रोस्टर विधि, रोस्टर या तालिका या टेबुलर मेथड, टेबुलर मेथड। ठीक है ना। और एक मैंने बताया था सेट बिल्डर फॉर्म,
सेट बिल्डर फॉर्म या समुच्चय निर्माण विधि, समुच्चय निर्माण विधि, ठीक है ना। ये चीज हम लोग को जानना है। इन दोनों में हमने अंतर कल बताया भी था कि रोस्टर विधि में जो भी, अगर मान लो कि एक कोई सेट ए है, सेट ए है, ठीक है ना, एक कोई सेट ए है जिसके एलिमेंट्स क्या है ए, जिसके एलिमेंट्स जो होंगे ए, ई, आई, ओ, यू। अगर मैं कहूं कि इसी को समुच्चय निर्माण विधि में आपको लिखना है, इसी को समुच्चय निर्माण विधि में लिखना है, तो हम लोग लिखेंगे ए x such that x belongs to English alphabet alphabets of vowels English alphabets of vowels, यानी x such that x belongs to English alphabets of vowels, यानी अंग्रेजी वर्णमाला के vowels होंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है। फिर अगर मैं बात करूं, एक सेट बी लेते हैं, इसके एलिमेंट्स क्या होंगे, जैसे मैं बोलूं 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये आपके एक सेट भी है। मैं कहूँ इसको समुच्चय निर्माण विधि में लिखिए, आप कहोगे कि सर इसको समुच्चय निर्माण विधि में लिख सकते हैं, तो लिखेंगे x such that x belongs to natural number where x is even number less than 15 यानी 15 से छोटे इवन नंबर को हम लोग क्या करेंगे, एक सेट बनाएंगे। 15 से छोटे इवन नंबर का क्या करेंगे, एक सेट तैयार करेंगे। ठीक है ना, ये चीजें आपको एकदम अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है ना, तो आपको ये जानकर हैरानी होगा कि इस सेट में हम वही एलिमेंट्स लिखेंगे जो क्या होंगे, नेचुरल नंबर्स होंगे, और जहां एक से क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए, और लेस देन 15 यानी 15 से छोटा होना चाहिए। ये आपका बोला जाता है, इस टर्म को हम लोग बोलते हैं रोस्टर या तालिका विधि, और इसको हम लोग बोलते हैं क्या, समुच्चय निर्माण विधि, जो कि कल हम लोग इसके बारे में अच्छे से डिस्कशन किया था। ठीक है ना, आगे चलते हैं। आगे अब हम लोग को क्या क्या पढ़ना है इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। ठीक है ना, जैसे आगे हम लोग को क्या पढ़ना है उसके बारे में अगर मैं डिस्कशन करूं, हम लोग अब पढ़ना है टाइप्स ऑफ सेट। क्या पढ़ना है, टाइप्स ऑफ सेट। ठीक है ना, समुच्चय के प्रकार। ठीक है, तो पहली चीज, इन दिस टॉपिक विल बी स्टडी अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स एंड कॉर्डिनल नंबर ऑफ सेट्स। ठीक है ना, कॉर्डिनल नंबर भी पढ़ेंगे और सेट्स के प्रकार भी पढ़ेंगे। तो अगर मैं कहूँ समुच्चय की प्रकार, समुच्चय की प्रकार, ठीक है ना, टाइप्स ऑफ सेट, टाइप्स ऑफ सेट के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं हम लोग। ठीक है ना, जैसे कि पहला टाइप्स हम लोग पढ़ने वाले हैं इम्पट्टी सेट। इम्पट्टी सेट, इम्पट्टी सेट को नल सेट भी बोला जाता है, नल सेट, और इसको हिंदी में बोला जाता है रिक्त समुच्चय, रिक्त
समुच्चय। रिक्त का मतलब खाली होता है, ठीक है ना। इसको हिंदी में क्या बोला जाता है? रिक्त समुच्चय, ठीक है। इसको हिंदी में क्या बोला जाता है? रिक्त समुच्चय। डेफिनेशन क्या होता है कि ऐसा समुच्चय, ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव ना हो, कोई अवयव न हो, तो वह समुच्चय क्या कहलाएगा? रिक्त समुच्चय कहलाएगा। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स के आधार पर हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पर ले लूं। पहली चीज तो जो रिक्त समुच्चय होता है ना, रिक्त समुच्चय जो होता है, ध्यान से देखिएगा, जो रिक्त समुच्चय होता है, रिक्त समुच्चय का निरूपण जो होगा कुछ इस प्रकार होगा। या तो केवल फाई लिखा होगा या केवल करली ब्रैकेट लिखा होगा। इस टर्म को हम लोग बोलते हैं नल सेट। क्या बोलते हैं? नल सेट, इम्पटी सेट, इम्पटी सेट या रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय। यानी इस सेट के अंदर एक भी अवयव नहीं होना चाहिए, तो वह रिक्त समुच्चय कहलाएगा, ठीक है ना। इसका नोटेशन या तो केवल फाई होगा, इसको हम लोग फाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फाई। इसको हम लोग फाई बोलते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा कुछ इसका एग्जांपल्स लेंगे ताकि चीजें एकदम अच्छे से क्लियर हो। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेने की कोशिश करता हूं। एक ऐसा सेट तैयार करिए, नल सेट का एग्जांपल, नल सेट, इम्पटी सेट या रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय, ठीक है ना। इसका एक एग्जांपल की मैं बात करूं, एग्जांपल की मैं बात करूं तो मैं कहूं कि ये एक सेट है, इस प्रकार है कि x such that x belongs to natural number where x is less than 1। यानी आपको इस सेट के अंदर एक ऐसा एलिमेंट्स लेना है जो नेचुरल नंबर हो और x किस प्रकार होना चाहिए? एक से छोटा होना चाहिए। एक से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। जहां x इज लेस देन 1, तो आप इसके आंसर में क्या लिखोगे? तो आप कहोगे कि सर इस सेट के अंदर ऐसा कोई एलिमेंट्स नहीं आएगा जो 1 से क्या हो? छोटा हो और नेचुरल नंबर हो। जैसे कि मैं बात करूं कि ये आपका रियल लाइन है और यहाँ पर 0 है और यहाँ पर क्या है? 1 है, और 1 से जो छोटा नंबर होंगे वो नेचुरल नंबर नहीं हो सकता है, इसलिए इसमें ऐसा कोई एलिमेंट्स नहीं आएगा जो नेचुरल नंबर हो, ठीक है। जैसे कि मैं और आगे बात करूं, नल सेट या इम्पटी सेट या रिक्त समुच्चय, अगर मैं इसके बारे में डिस्कशन करूं, ठीक है ना, इसके बारे में अगर डिस्कशन करूं तो जैसे कोई भी एक सेट बनाएंगे, ए इस प्रकार होना चाहिए, सेट ए इस प्रकार होना चाहिए कि x सच दैट x इज नेचुरल नंबर लेस देन 1, ठीक है ना। यानी यह सेट ए इस प्रकार है कि उसके एलिमेंट्स क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर होना चाहिए और 1 से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। तो आपको बताना होगा कि अगर मैं बोलूं कि ये 0 है, ये 1 है, तो 0 और 1 के बीच में एक ऐसा नंबर बता दीजिए जो 1 से छोटा हो और नेचुरल हो। क्या ऐसा संभव है? बिल्कुल संभव नहीं है। तो इस केस में जो सेट ए बनेगा, इस केस में जो सेट ए बनेगा वो कैसा सेट बन जाएगा?
नल सेट बन जाएगा। कैसा सेट बन जाएगा? नल सेट, ठीक है ना, नल सेट या इम्पटी सेट या रिक्त समुच्चय, क्योंकि इस सेट के अंदर ऐसा कोई अवयव नहीं होगा जो नेचुरल हो और एक से छोटा हो, ये संभव ही नहीं है। तो इस प्रकार के सेट को हम लोग बोलते हैं रिक्त समुच्चय या इम्पटी सेट या नल सेट, ठीक है ना। आगे थोड़ा सा और चलेंगे हम लोग, ठीक है ना, कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग सेट्स आर इम्पोर्टी, यानी कर 3 क्वेश्चन है, इनमें कौन से सेट्स इम्पोर्टी सेट्स होंगे। और ये सारे सेट्स किस फॉर्म में लिखे गए हैं? समुच्चय निर्माण विधि या सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है, ठीक है ना। और ये सेट बिल्डर फॉर्म जिसको पढ़ने आ जाएगा, समझ जाओ कि इसको सेट थ्योरी एकदम अच्छे से आ जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि इस पूरे सेट थ्योरी में सबसे जो खतरनाक टॉपिक होता है वो सेट बिल्डर फॉर्म होता है। रोस्टर से सेट बिल्डर फॉर्म बनाना और सेट बिल्डर से रोस्टर फॉर्म बनाना, अगर ये चीजें आप सीख लेंगे तो फिर आपको एकदम आसान चीजें हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा इस सेट थ्योरी में। जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x लेस देन 1 या लेस देन आर इक्वल कह रहा है। क्या कह रहा है? लेस देन आर इक्वल, यानी x जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? एक से छोटा या एक के बराबर होना चाहिए। यह सेट का जो ये लिखा गया है सेट बिल्डर फॉर्म में, और इसको अगर मैं रोस्टर फॉर्म में लिखूं तो इस सेट के अंदर एक एलिमेंट्स आएगा जो केवल क्या होगा? 1 होगा, ठीक है, क्योंकि कह रहा है x किस प्रकार होना चाहिए? एक से छोटा या बराबर होना चाहिए। तो इस केस में ये जो सेट होगा ना, ये नल सेट नहीं होगा, ये नल सेट नहीं होगा। फिर मैं इसकी आगे का डिस्कशन करूं क्वेश्चन नंबर सेकंड का, इसमें कह रहा है कि x सच दैट x 3x + 1 = 0 और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी x एक ऐसा नंबर बता दीजिए जो नेचुरल हो और इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए तो क्या मिल जाए? 0 मिल जाए। ऐसा कोई नंबर नहीं है जो x के जगह पर पुट कर दिया जाए और ये क्या मिल जाए? 0 मिल जाए। ये संभव नहीं है, क्योंकि बात कर रहे क्या? x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और यहाँ पर कोई भी नेचुरल नंबर भर दूंगा तो 0 नहीं देने वाला है। इसलिए यह जो सेट बी होगा वो कौन सा सेट होगा? नल सेट होगा, ठीक है ना, या इम्पॉर्टी सेट होगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड का है कि x सच दैट x ग्रेटर देन आर 2 और लेस देन आर 3 और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। आप बताओ जरा कि ये आपका 1 है और ये आपका ये आपका 2 है और ये आपका 3 है, तो 2 और 3 के बीच में कोई ऐसा नेचुरल नंबर बता दो। 2 और 3 के बीच में ऐसा कोई नेचुरल नंबर बता दो। संभव है क्या? 2 और 3 के बीच में नेचुरल नंबर कह रहा है कि x जो होना चाहिए 2 से बड़ा होना चाहिए, तो 2 से बड़ा इधर, और 3 से छोटा होना चाहिए तो 3 से छोटा इधर, और इसके बीच का कोई ऐसा नंबर बता दो जो नेचुरल हो। ऐसा संभव ही नहीं है कि आप बता दोगे, हो ही नहीं सकता है इन दोनों के बीच में कोई अदर नेचुरल नंबर, ठीक ना, नहीं हो सकता है। इसलिए क्या हो जाएगा? ये आपका नल सेट या इम्पॉर्टी सेट होगा, ठीक है ना। तो ये आपके 3 क्वेश्चन रहे जो कि इम्पॉर्टी सेट के बेसिस पर था, ठीक है ना। आगे हम लोग चलते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है सिंगलटन सेट। क्या है? सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट को हिंदी में बोला जाता है एकल समुच्चय। क्या बोला जाता है? एकल समुच्चय, ठीक है ना, एकल समुच्चय बोला जाता है हिंदी में, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं कि सिंगलटन सेट या एकल समुच्चय का डेफिनेशन, तो अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ सिंगल एलिमेंट्स इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। हिंदी में अगर इसके डिस्कशन करूं तो ऐसा समुच्चय जिसमें
केवल एक अवयव हूं तो वह समुच्चय एकल समुच्चय होगा। एकल समुच्चय होगा, ठीक है ना। केवल क्या हो, केवल एक अवयव हो तो वो क्या कहलाएगा, एकल समुच्चय या सिंगलटन सेट कहलाएगा, ठीक है। इतना चीजें आपको क्या होंगी, क्लियर होना चाहिए, ठीक है। इतना चीजें आपको क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा कुछ एग्जाम्पल लेंगे ताकि चीजें एकदम क्लियर हो। जैसे कि कोई भी सेट अगर ऐसे लिखा गया है, ऐसे लिखा गया है, कोई भी सेट 1 लिखा है, ये कौन सा समुच्चय कहलाएगा, एकल समुच्चय कहलाएगा, एकल समुच्चय। सीधे सीधे कहने का मतलब ये है ना कि किसी सेट के अंदर अगर केवल एक ही एलिमेंट्स होगा ना तो वह सेट क्या कहलाएगा, एकल समुच्चय कहलाएगा, ठीक है ना। जैसे कि ये एकल समुच्चय, एकल समुच्चय, एकल समुच्चय, ठीक है ना। अगर मैं बोलूं ऐसे, ये भी क्या है, एकल समुच्चय। इसको नल सेट नहीं कहेंगे, ये नल सेट नहीं होगा। ये मत सोचिएगा कि इसके अंदर जीरो है तो ये नल सेट होगा, ये नल सेट नहीं होगा, क्योंकि इस सेट के अंदर एक जीरो एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना। ये नल सेट नहीं होगा, कौन सा समुच्चय होगा, एकल समुच्चय या सिंगलटन सेट होगा, ठीक है ना। फिर अगर मैं इस क्वेश्चन नंबर सेकेंड की बात करूं तो यहाँ पर लिखा है एक्स सच डेट एक्स प्लस 8 इक्वल टू 0 और एक्स बिलोंग्स टू जेड, यानी कह रहा है कि एक्स की जगह पर आप ऐसा नंबर रखिए जो क्या हो, जीरो दे दे इस इक्वेशन से, और एक्स कहां से बिलोंग्स करना चाहिए, इंटीजर नंबर से बिलोंग्स करना चाहिए। तो इस एक्स की जगह पर मात्र एक ही नंबर है जो रखेंगे तो जीरो देगा, वो क्या है, तो माइनस का 8 है, और माइनस 8 आपका इंटीजर नंबर है, तो ये आपका सिंगलटन सेट होगा, यानी यह एकल समुच्चय होगा, ठीक है ना। एकल समुच्चय का मतलब यही हो गया कि जिस सेट के अंदर केवल और केवल एक ही एलिमेंट्स होंगे तो क्या कहलाएंगे, एकल समुच्चय कहलाएंगे। ये चीजें आपको एकदम क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं, आगे हम लोग को क्या पढ़ना है उसको भी देख लिया जाए, ठीक है ना। आगे हम लोग को पढ़ना है इक्वल सेट, ठीक है ना। इक्वल सेट को हिंदी में हम लोग बोलते हैं समान समुच्चय, समान समुच्चय, समान समुच्चय, ठीक है ना। और समान समुच्चय का डेफिनेशन होगा, ध्यान से सुनिएगा, इस चीज को अच्छे से थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है ना, क्योंकि इसके बाद हम लोग इक्विवेलेंट सेट पढ़ेंगे तो इन दोनों में अंतर आना चाहिए, ठीक है ना। नहीं तो कभी कभी दोनों एक ही जैसे लगता है, ठीक है। जैसे मैं इसके बारे में डिस्कशन करूं, समान समुच्चय के बारे में डिस्कशन करूं, तो two set A and B are said to be equal if they have exactly the same elements and we write it A is equal to B। यानी अगर दो सेट हैं और दोनों सेट में समान एलिमेंट्स होंगे, एकदम एक जैसे एलिमेंट्स होंगे, तो वो दोनों सेट क्या कहलाएंगे, इक्वल सेट कहलाएंगे। जैसे कि अभी एग्जांपल की मैं बात करूं, समान समुच्चय के एग्जांपल की बात करूं, एक ए सेट है जिसके एलिमेंट्स क्या होंगे, ए बी सी डी, ठीक है ना, ये आपके क्या है, सेट ए है। और एक सेट बी मैं ले लूं, एक सेट बी ले लूं जिसके एलिमेंट्स क्या होंगे, सी बी डी ए। तो मैं इसके बारे में डिस्कशन करूंगी, क्या सेट ए सेट बी के बराबर होगा। आप सबसे पहले इन दोनों सेट में देखना कि क्या जो सेट ए के एलिमेंट्स है वही सेट बी के एलिमेंट्स हैं। अगर दोनों में सेम एलिमेंट्स होंगे तो हम कहेंगे कि सेट ए जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, सेट बी के, और ये सेट ए सेट बी के क्या हो जाएगा, इक्वल सेट हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, इक्वल सेट हो जाएगा। जैसे कि देख लो, ये ए के सारे एलिमेंट्स बी में, इसलिए सेट ए सेट के बी के क्या कहला रहे हैं, इक्वल सेट कहला रहे हैं, ठीक है ना। जैसे
इस सेट के एलिमेंट्स के क्रम मैटर नहीं करता है, ऑर्डर मैटर नहीं करता है, बस ये मैच करना चाहिए कि जो सेट ए में है वो सेट बी में है कि नहीं, बस इतना मैच करना चाहिए, ठीक है ना। तो सेट ए और सेट बी के क्या कहलाएंगे, इक्वल सेट कहलाएंगे। अदरवाइज अगर एक भी डिस मैच कर गया तो वो क्या कहलाएंगे, अनइक्वल सेट कहलाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अगर मान लो कि एक कोई सेट ले लेता हूँ ए, जिसके एलिमेंट्स क्या होंगे, ए ई आई ओ यू, और एक सेट बी लेता हूं जिसके एलिमेंट्स क्या होंगे, ए बी सी डी ई, ठीक है ना। तो देखने का मतलब ये हो गया कि ये जो सेट ए के एलिमेंट्स टोटल सेट बी में दिख रहे हैं कि नहीं। अगर नहीं दिख रहे हैं, एक भी डिसमैच कर जाएगा, यह सेट ए सेट बी के इक्वल सेट नहीं होंगे। तो इन दोनों सेट में आपको ये चीजें देखने को मिल रहा होगा कि जो सेट ए है और सेट बी है, इन दोनों में एलिमेंट्स क्या है, अलग अलग हैं। हम लिखेंगे कि सेट ए डज नॉट इक्वल टू सेट बी, यानी जो सेट ए है सेट बी के क्या है, समान नहीं है। अतः सेट ए सेट बी के इक्वल सेट नहीं होंगे, या सेट ए सेट बी इक्वल सेट नहीं होंगे, ठीक है ना। इतना चीजें आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। तो इक्वल सेट के बारे में आप डेफिनेशन समझ गए होंगे। यहाँ पर क्वेश्चन है, आप लोग कर लीजिएगा, फॉर्म द फ्लोइंग सेट सेलेक्टेड द इक्वल सेट। इसमें चेक करना है कि कौन कौन सेट आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। आपको देखने को यहाँ पर मिल रहा भी होगा कि जो सेट ए में एलिमेंट्स है वही सेट ई में एलिमेंट्स हैं। तो सेट ए और सेट ई क्या होंगे, इक्वल सेट होंगे। बट सेट ए और सी इक्वल सेट नहीं होंगे। अगर मैं बात करूं बी की, तो बी के जो सेम एलिमेंट्स है वह किस में है, डी में भी एकदम सेम एग्जैक्ट मैच कर रहे हैं। आप देख लीजिए, हम कह सकते हैं कि बी जो होगा इक्वल सेट होगा किसके, डी के, ठीक है ना। तो जब किसी समुच्चय के सभी एलिमेंट्स आपस में क्या कर रहे होंगे, दोनों समुच्चय के सभी एलिमेंट्स आपस में मैच कर रहे होंगे, एकदम एग्जैक्टली सेम होंगे, तो हम कहेंगे कि वो दोनों सेट आपस में क्या होंगे, इक्वल सेट कहलाएंगे, ठीक है ना। आगे हम लोग चलते हैं। आगे हम लोग को पढ़ना है, आगे हम लोग को क्या पढ़ना है, ध्यान से देखिएगा। हम लोग को ये पढ़ना है कॉर्डिनल नंबर ऑफ सेट, ठीक है ना। कॉर्डिनल नंबर, ठीक है ना, यानी कॉर्डिनल नंबर क्या होता है, सेट का कॉर्डिनल नंबर क्या होता है। तो द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन अ फाइनाइट सेट ए इज कॉल्ड कॉर्डिनल नंबर ऑफ सेट ए एंड इट इज डिनोटेड बाय एन ऑफ ए, ठीक है ना। जैसे कॉर्डिनल नंबर की बात करूं, कॉर्डिनल नंबर की मैं बात करूं, तो किसी सेट का कॉर्डिनल नंबर अगर बताना है तो बस कुछ नहीं करना है, उस सेट में कितने एलिमेंट्स है उसी को काउंट करके लिख देना है, और वही उस सेट का क्या कहलाएगा, कॉर्डिनल नंबर कहलाएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ सेट इज कॉल्ड कॉर्डिनल नंबर। जैसे मैं बात करूं कि मान लो कोई एक सेट है जिसके एलिमेंट्स क्या है, ए ई आई ओ यू, ठीक है ना। तो हम कहें कि इस सेट का जो कॉर्डिनल नंबर होगा, इसको इस प्रकार लिखते हैं, रिप्रेजेंट इस प्रकार करते हैं, कितना होगा, तो 5 होगा, ठीक है ना। और इसी को हम लोग बोलते हैं कॉर्डिनल नंबर ऑफ सेट ए, कॉर्डिनल नंबर ऑफ सेट ए, यानी सेट ए के कॉर्डिनल नंबर कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर भी देखे होंगे कि ये आपका क्या है, सेट है। इस सेट में देख लो 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट्स हैं। इस सेट का जो कॉर्डिनल नंबर हो कितना हो गया है, 5 हो गया है। जैसे कि मैं एक और सेट बना लूँ बी, जिसके एलिमेंट्स क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। और इसके कॉर्डिनल नंबर की बात करो तो कितना इसके कॉर्डिनल नंबर हो जाएंगे, काउंट कर लो। नंबर ऑफ सेट बी का कॉर्डिनल नंबर कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ सेट बी का जो कार्डिनल नंबर होगा वो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो सेट के एलिमेंट्स जितने होंगे वही उसके क्या कहलाएंगे, कार्डिनल नंबर कहलाएंगे, ठीक है ना। इतना चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। अब अगला टॉपिक है इक्विवेलेंट सेट, ठीक है ना। इक्विवेलेंट सेट को हिंदी में समतुल्य समुच्चय कहा जाता है।
स्वतुल्य स्वतुल्य समुच्चय या तुल्य समुच्चय भी कहा जाता है, तुल्य समुच्चय, ठीक है ना। ये चीजें बोला जाता है इक्विवेलेंट सेट को, स्वतुल्य समुच्चय या तुल्य समुच्चय, ठीक है ना। कह रहा है कि टू सेट ए एंड बी आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ देयर कॉर्डिनल नंबर आर सेम इफ द नंबर ऑफ कॉर्डिनल नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू कॉर्डिनल नंबर ऑफ बी। यानी कोई सेट तब इक्विवेलेंट सेट कहलाएगा जब उसके कॉर्डिनल नंबर क्या हो, समान हो, ठीक है ना। तो जो इक्विवेलेंट सेट का डेफिनेशन है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, कॉर्डिनल नंबर पर। तो दो चीजें यहाँ पर समझेंगे, एक तो समझेंगे कि इक्वल सेट, अभी मैंने जस्ट पढ़ाया था इक्वल सेट, और ये आपका क्या है, इक्विवेलेंट सेट, ठीक है ना। तो इन दोनों के बारे में हम लोग थोड़ा सा अंतर डिस्कशन यहीं पर कर लेंगे ताकि कोई दिक्कत ना हो। जैसे मैं कहूं कि यहाँ पर ए एक सेट है जिसके एलिमेंट्स ए बी सी डी है, ठीक है ना, और एक बी एलिमेंट्स है, सेट है जिसके एलिमेंट्स क्या होंगे, ए डी सी बी, ठीक है ना। तो हम कहेंगे कि सेट ए जो होगा वो बराबर होगा किसके, सेट बी के, और ये सेट ए और बी क्या होंगे, इक्वल सेट होंगे, इक्वल सेट होगा, ठीक है ना, समान समुच्चय होगा। बट यहाँ पर अगर एग्जाम्पल की बात करूं तो यहाँ पर भी ये सेट, इस सेट ए में कार्डिनल नंबर कितने होंगे, यानी इस सेट ए में ये जो सेट ए है, ये जो सेट ए है, इस सेट में कार्डिनल नंबर कितने होंगे, तो आप कहोगे कि सर इस सेट ए में कार्डिनल नंबर जो होंगे वो कितने होंगे, 4 होंगे। सेट ए के जो कार्डिनल नंबर होंगे कितने होंगे, 4 होंगे। और सेट बी के कार्डिनल नंबर जो होंगे वो कितने होंगे, 4 ही होंगे। हम कहेंगे कि सेट ए जो होगा क्या होगा, सेट ए जो होगा सेट बी के इक्विवेलेंट सेट कहलाएगा। सेट ए जो होगा सेट बी का क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट सेट कहलाएगा। बट एक और एग्जांपल के तौर पर ले लूं, और एग्जांपल के तौर पर ले लूं, तो जैसे यहाँ पर एक कोई एग्जांपल ले रखा है ए बी सी डी, ठीक है ना, और यहाँ पर एक और नंबर सेट है बी जो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है ना, ये सेट ए और सेट बी के एलिमेंट्स हैं। तो अगर मैं इन दोनों सेट के बारे में डिस्कशन करूं, अगर मैं इन दोनों सेट के बारे में डिस्कशन करूं, तो इस सेट के जो कार्डिनल नंबर होंगे वो कितना होंगे, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए 4 होंगे, और यहाँ पर भी इस सेट बी के जो कार्डिनल नंबर होंगे वो कितना होंगे, 4 होंगे। तो हम कहेंगे कि जो नंबर ऑफ सेट ए के कार्डिनल नंबर बराबर है किसके, सेट बी के कार्डिनल नंबर के बराबर है। यह सेट ए और बी जो होगा वो क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट सेट कहलाएगा, ठीक है ना, इक्विवेलेंट सेट कहलाएगा। और यहाँ पर इक्वल सेट भी इक्विवेलेंट सेट हो जा रहा है, ये चीजें आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। बट इसका इनवर्स उल्टा नहीं हो सकता है, यानी सभी इक्विवेलेंट सेट जो होंगे वो इक्वल सेट नहीं हो सकते हैं, बट सभी इक्वल सेट क्या कहलाएंगे, इक्विवेलेंट सेट हो सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर लिखा भी है कि लिख भी सकते हैं, इससे एक निष्कर्ष तो लिख सकते हैं ना कि एवरी इक्वल सेट इज इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, यानी कन्वर्स इसका ट्रू नहीं होगा। सीधे सीधे कहने का मतलब है कि इक्वल सेट इक्विवेलेंट सेट हो सकते हैं, प्रत्येक इक्विवेलेंट सेट इक्वल सेट हो सकते हैं, बट प्रत्येक, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, प्रत्येक इक्वल सेट इक्विवेलेंट सेट हो सकते हैं, बट प्रत्येक इक्विवेलेंट सेट इक्वल सेट नहीं हो सकते। ये चीजें आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है ना। इक्विवेलेंट और इक्वल सेट में अंतर आपको समझ में आ गया होगा।
इक्वल सेट के अंतर कोई भी दो सेट होंगे, उन दोनों सेट के प्रत्येक एलिमेंट एग्जैक्ट मिलना चाहिए तो वह इक्वल सेट कहलाएंगे। और इक्विवेलेंट सेट में क्या होता है कि एलिमेंट्स का मैचिंग करना कोई जरूरी नहीं है, बस नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। यदि किसी दो सेट के कॉर्डिनल नंबर ऑफ सेट्स क्या है, कॉर्डिनल नंबर ऑफ सेट समान है, तो वो दोनों सेट क्या कहलाएंगे, इक्विवेलेंट सेट कहलाएंगे। ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है, जैसे मैं कहूँ ए, सेट ए और सेट बी कॉर्डिनल होगा, नहीं हो सकता, इक्विवेलेंट होगा, नहीं होगा, क्योंकि इसमें कॉर्डिनल नंबर 3 है, इसमें कॉर्डिनल नंबर 5 है, तो सेट ए और सेट डी क्या होगा, इक्विवेलेंट सेट नहीं होगा। अगर मैं कहूँ कि सेट ए और सेट सी जो होगा ना, वो क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट सेट कहलाएगा, क्योंकि इसमें भी कॉर्डिनल नंबर समान है और इसमें भी कॉर्डिनल नंबर समान है, तो हम कह सकते हैं कि सेट ए और सेट बी क्या है, इक्विवेलेंट सेट है, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं बी और सी इक्विवेलेंट सेट होगा, देखिए इसमें भी 5 कॉर्डिनल नंबर है, यानी जो बी के कॉर्डिनल नंबर ऑफ सेट है, कॉर्डिनल नंबर ऑफ सेट बी कितना है, 5, और कॉर्डिनल नंबर ऑफ सेट डी कितना है, 5 है। हम कहेंगे कि सेट बी जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, कॉर्डिनल नंबर ऑफ सेट बी इज कॉर्डिनल नंबर ऑफ सेट डी के बराबर है, इसलिए क्या कहलाएंगे, इक्विवेलेंट सेट कहलाएंगे, यानी बी और डी क्या कहलाएंगे, इक्विवेलेंट सेट कहलाएंगे। ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट में अंतर क्या है, और कॉर्डिनल नंबर आपको निकालने आ गया होगा कि किसी भी सेट का कुल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या कहलाता है, कॉर्डिनल नंबर ऑफ सेट कहलाता है, ठीक है ना। अब अगला क्लास कल लिया जाएगा।